नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। सेना भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ को लेकर सड़कों पर संग्राम जारी है। अग्निपथ को लेकर बिहार में युवाओं का आक्रोश थमता नजर नहीं आ रहा। लगातार तीसरे दिन भी बिहार में प्रदर्शन जारी है। युवा सड़कों पर है। शनिवार की सुबह सुबह ही जहानाबाद में युवा सड़कों पर उतर आए और आगजनी की। जहानाबाद जिले के टेहटा में प्रदर्शनकारियों ने एक ट्रक और एक बस को आग लगा दी। ये घटना टेहटा आउटपोस्ट के करीब की है। प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया। सड़क पर पत्थर बिखरे पड़े हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। हालांकि यह प्रदर्शन सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है। देश के अन्य 13 राज्यों में भी इस स्कीम के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। वहीं योजना के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक बुलाई है। वह सुबह 11:30 बजे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अग्निपथ योजना के विरोध में उत्तर प्रदेश में हुए हिंसक प्रदर्शन में अब तक 260 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें 109 गिरफ्तारियां बलिया में हुई हैं। वहीं 4 जिलों में कुल 6 मामले दर्ज किए गए हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ तेलंगाना में हुए प्रदर्शन के दौरान छात्र राकेश की मौत पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दुख व्यक्त किया। राकेश की मौत सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में हुई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री केसीआर ने राकेश के परिजनों को 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की घोषणा की है। इस बीच गृह मंत्रालय ने केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स और असम राइफल्स की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। साथ ही गृह मंत्रालय के मुताबिक अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। इस देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है, एक बदलाव लाने वाला स्कीम है। सिर्फ मिलिट्री में ही नहीं, ये तो अपने यूथ को इतना एम्पावर करेगा, इतना एनरिच करेगा। इससे देश की फ़ायदा ही होगी और देश की जो बदलाव के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो इस स्कीम से क्या होगा, जो यूथ है, ज़्यादा यूथ को अपॉर्चुनिटी मिलेगा आर्म फोर्सेस में सर्व करने के लिए। पहले कम लोगों को ज़्यादा देर सर्व करने की अपॉर्चुनिटी मिलता था। अभी क्या होगा, ज़्यादा लोगों को कम टाइम के लिए सर्व करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है। उसमें से जो सेलेक्ट हो जाते हैं या उनको सर्व करने की इच्छा है, वो आगे बढ़ेंगे। और अभी भी कई लोग हैं जो सर्व नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि एक बार आपने 15 साल के लिए या 20 साल के लिए साइन कर लिया तो आपको पूरा सर्विस करना पड़ेगा। यहाँ उनको एक अपॉर्चुनिटी है। देखिए, जो भारतीय सेना के लिए जो अग्निपथ स्कीम आए हैं, ये नया देश, नया भारत का, नया युवाओं के लिए बहुत बड़ा एक हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा क्या है ऑप्शन आए हैं सेना में योगदान करने के लिए। इसमें अगर जो भारत बंद का जो बोल रहा है, जो ट्रेन जला रहा है, ये किसका है? भारत का है। और अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग, अगर हमारा युवा चाहते हैं कि सेना में वो लोग भी शामिल होंगे, वो लोग भी आवेदन करेंगे, वो लोग उनका भी नौकरी होगा, तो क्यों, अगर भारत को पसंद करते हैं, भारत को अपना देश मानते हैं, तो भारत का संपत्ति क्यों जलाएंगे वो? इसका मतलब है ये भारत के लिए ये जो सेना का जो उद्देश्य लेकर बोल रहे हैं, ये एक्चुअली उनका नहीं है। ये वो सेना नहीं है, ये वो युवा नहीं है जो चाहते हैं कि सेना में योगदान करे और भारत को सुरक्षित रखे। अभी ये जो स्कीम अग्निपथ स्कीम है, इसमें ज़्यादा के ज़्यादा रिक्रूटमेंट इस स्कीम में आगे से बहुत पहले से बहुत ज़्यादा होगा इसमें। और 17 से 23 तक जो एज का जो सीमा है, उसके बाद उसके पास बहुत सारा कैपिटल भी होगा। जो आंदोलन कर रहे हैं, शायद उन लोगों का साथ सरकार का बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप हो गया। उनको समझना चाहिए सरकार का जितना रिक्वायरमेंट है उससे 4 गुना ज़्यादा वो लोग ले रहे हैं। तो 75 जो आदमी प्रतिशत जो आदमी बच जाएगा, तो उसका सामने तो उसका पूरा जिंदगी खुला है। उसका 12 क्लास पास का सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका प्रायोरिटी मिलेगा सरकारी नौकरी में। सरकार इंस्ट्रक्शन भी दिया है बैंक्स को और दूसरा सारी भारत सरकार की कंपनीज को, जिन लोगों को लिया जाए इसको प्रायोरिटी बेसिस इसका केस ट्रीट किया जाए। इतना जो गैर सरकारी प्रतिष्ठान है उसको भी रिक्वेस्ट किया है, उसको भी
सरकार बोल रहा है जिसको अग्राधिकार मिले, ऐसे देखकर काम करना चाहिए। हमको भी विश्वास है जो लोग आंदोलनकारी है और उसका सरकार सभी का साथ बातचीत करके इसको सुलझा। मेरा निवेदन है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं खासकर युवाओं से, कृपा कर कर वो स्कीम पूरी पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ये करें। और प्रोटेस्ट भी करना है तो शांतिपूर्ण करें, उसमें हिंसा मत करें, गाड़ियाँ मत जलाएं, बसें मत जलाएं, आगजनी मत करें। क्योंकि अगर उन्होंने आर्मी ज्वाइन करनी है, और आर्मी ज्वाइन करने वाले लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, डिसिप्लिन में रहें, बातचीत करें, बातचीत से रास्ता खुलेगा, बातचीत से चीज़ें ठीक होंगी, बनस्पत की आगजनी करने से। और हाँ, जहाँ तक अग्निपथ की बात है कि देश में एक नए प्रकार का प्रयोजन है जिससे देश में युवाओं में एक नए प्रकार का उत्साह भी है। आर्मी ने और एयरफोर्स ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम लोग अपनी भर्ती खोल रहे हैं। सुनिश्चित समझिएगा अभी ये 2-3 दिन के अंदर सबके सब युवक वहाँ पर अपनी भर्ती के लिए जाएंगे। चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जयकरण वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और ललन सिंह जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। राहुल आनंद जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, मैं बार बार आपको कहती हूँ कि देश जल रहा है। आप देखिए हर जगह सिर्फ प्रदर्शन, विरोध, तोड़फोड़, आगजनी यही नजर आता है। अब एक बार फिर से यही दिख रहा है। देश के 13 ऐसे राज्य जहां पर सिर्फ पथराव हो रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है। और वजह क्या है? आपके द्वारा लिया गया एक फैसला। देखिए पल्लवी जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शक को नमन करता हूं। साथ ही मैं उस युवाओं से आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करता हूं कि तथ्यों को समझे, बहकावे में ना आए, किसी भी तरह के बहकावे में ना आए। अब बात करते हैं अग्निपथ योजना की। इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौके मिलेंगे देश की सेवा करने के लिए। स्वर्गीय बिपिन रावत ने भी कहा था कि अगर आपको नौकरी करनी है तो आप सेना के तरफ नहीं आइए। सेना समर्पण का भाव है और सेवा का प्रतीक है। अगर आपको नौकरी करनी है तो आप रेलवे और अन्य सरकारी संस्थाओं की तरफ रुख कीजिए जहां आपको लगता है कि आप नौकरी कर सकते हैं। अगर आधुनिकीकरण की बात करें तो हमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जब आपको मैं थोड़ा रक्षा बजट पे निकलता हूं, हमारा 77,000 अरब डॉलर का रक्षा बजट है। अगर आप देखें अमेरिका का तो 810 अरब डॉलर है, और आपको चाइना का देखें तो वो लगभग 400 से 500 अरब डॉलर के आसपास है। तो बात यहाँ ये होती है कि किस प्रकार से आपको अपने देश को सशक्त बनाना है। जो लोग अराजकता तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो ये गलत फहमी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनकी तुष्टीकरण की राजनीति पे भी चर्चा होनी चाहिए। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं बिहार से आता हूं, और ऐसे कई संस्थान हैं जो लड़कों को बहकाने का काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर केसेस इसके पहले भी हुए थे। जब रेलवे वाला एक निकला था उस समय भी हुआ था। सवाल यहाँ ये उठता है कि अभी भी जो इनपुट जो आ रहे हैं इंटेलिजेंस की तरफ से, वहां भी इसी प्रकार की बातें नजर आ रही है। पल्लवी जी, एक जो अहम बात यह है कि जो देश की सेवा करना चाहते हैं वो देश को जला रहे हैं, और उसका समर्थन विपक्ष कर रहा है। ये कहां तक उचित है? प्रश्न यहाँ ये उठता है। दूसरी बात, कांग्रेस भी सत्ता में रही है 70 सालों तक। कांग्रेस को भी इस आवश्यकता को महसूस हुई थी इस प्रकार के बदलाव को करने के लिए। लेकिन जो ट्रेडिशनल बातें चली आती हैं, जो ट्रेडिशनली, अगर आपके पिताजी की बात हो सकती है कि बेटे को अच्छा ना लगे और बेटे की बात दादा को अच्छी ना लगे, तो जो बीच का जो गैप आता है उसको कैसे फिल किया जा सकता है? लोकतंत्र की मंदिर में जनता ने एमपी को चुने हैं संसद में बैठकर वहां पे कानून बनाने के लिए। जब कानून बनता है और जब कानून बनकर जब इंप्लीमेंट की जाती है, हमने तो आपको ऑप्शन दिया है, आपको जाना है तो जाइए, नहीं जाना है तो मत जाइए, कम से कम देश तो ना जलाएं। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि हम संसद में बैठते हैं, लेकिन ये फैसला कौन सा संसद से लिया गया है सर? ये आपने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठकर ले लिया, आपकी केंद्रीय कैबिनेट ने बैठकर ले लिया। अब उसका नतीजा आप देख लीजिए। आप बिहार से आते हैं राहुल जी, और बिहार में ही सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है, और नीतीश कुमार एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। ऐसा कौन सा सांप सूंघ गया है उनको?
या फिर इन पर कार्रवाई कीजिए ना। ये उपद्रवी हैं। देखिए, ये जाहिर सी बात है सर कि जो ये हजारों युवा सड़कों पर उतर रहे हैं, ये हजारों के हजार ऐसे नहीं होंगे जिन्हें सेना में जाना होगा। इनमें कुछ उपद्रवी भी हैं, कुछ अराजक तत्व भी शामिल हैं। उन्हें चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने का काम कौन करेगा? नीतीश कुमार करेंगे, पर वो कौन सी कोठड़ी में है ये तो आप ही बता पाएंगे आनंद साहब। देखिए, आज जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें कानून व्यवस्था को काफी दुरुस्त किया जा चुका है। मैं इस चीज को जरूर मानता हूँ कि नीतीश जी हमारे सहयोगी हैं। जहानाबाद में उनको भी सुबह सारी सुबह तथ्यों से- आपकी कानून व्यवस्था की स्थिति मैं बता देती हूँ। जहानाबाद में सुबह सुबह ही ये युवा सड़कों पर उतर आए और उन्होंने आग लगा दी, ट्रक फूंक दिया, बस फूंक दिए। ये कौन से दिमाग के साथ अब युवा चलते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, जो भीड़ का नेतृत्व करता है, भीड़ के पास दिमाग नहीं होती है। जो भीड़ का नेतृत्व करता है उसको पकड़ने की कोशिश हमारी इंटेलिजेंस कर रही है। जो मैंने अभी आपको शुरुआती चर्चा में भी इस बात को कहा था कि कुछ कोचिंग संचालकों की भी पहचान की जा चुकी है इसके पीछे। परवी जी, एक सबसे बड़ी बात ये उठती है कि जब भी कोई ऐसी निर्णय देश के हित में लिया जाता है तो ये जो ट्रेंड बन रहा है, जो मोदी सरकार को झुकाने का जो ट्रेंड बन रहा है, ये अराजक तत्व और जो भीड़ का नेतृत्व करके जो विपक्ष ये कहता है कि नहीं यहाँ गलत हो रही है। पहली बात तो इस चीज को ही रोकना चाहिए, क्योंकि हमारी देश की जितनी आबादी है उस हिसाब से हम नौकरियां नहीं दे सकते हैं। फिर भी अगर नौकरी की आंकड़ों की बात राहुल करें, जी, अगर आप इस फैसले के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझसे ज्यादा बेहतर ललन सिंह जी आपको समझा पाएंगे कि क्यों ये युवा इस समय सड़कों पर हैं और क्यों ये 4 साल की नौकरी का विरोध किया जा रहा है। इसे आप 4 साल भी पूरा कंसिडर मत कीजिए सर, ये 3 साल ही रहेगा, क्योंकि आधे साल आप ट्रेनिंग देंगे, उसके अलावा छुट्टियां आप काउंट कर लीजिए, तो कुल मिलाकर 3 साल की ये नौकरी है। आजकल तो सर अगर आप किसी अच्छे प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे ना, वहां पर भी युवा बैठ के 5 साल नौकरी कर लेते हैं। बड़ा सोच समझ कर ये 4 साल का प्रावधान रखा गया। ललन सिंह जी, आप ही का मैं रुक करूंगी सर। ये जो मसला इस समय चल रहा है सर, साफ तौर पर दिख रहा है कि युवाओं का ये रोष प्रदर्शन क्यों है, उनका ये आक्रोश जायज क्यों है, और बार बार ये तर्क देना कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों की सहमति से ये फैसला लिया गया है। क्या ये मान लेना ठीक है कि आपने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से प्रेस वार्ता करवाकर ये फैसला सुना दिया और हम मान लें कि यह बिल्कुल ठीक है हम लोगों के लिए? देखिए मैडम, मैं तो फौजी हूँ और पक्का फौजी हूँ। मेरा जज्बा भारत सरकार से नहीं, देश के साथ है आज के डेट में। लेकिन भारत सरकार क्योंकि हमारा प्रजातंत्रीय प्रणाली में सब खेल है तो उनके साथ तो हम है ही हैं। लेकिन एक बात शक की जरूर है, जो आपने बताया है कि 4 साल की जो सेवा इनको मुकर्रर किया गया है अग्निवीर का, उसका एक खास कारण ये है कि अगर 5 से ज्यादा की नौकरी हो जाएगी तो इनको कई सुविधाओं को देना पड़ेगा। ये मैं जो सच है उससे पर्दा हटा देता हूँ। एक सर्विसमैन के तौर पे उनको कैंटीन फैसिलिटीज, ग्रेजुएटी, इन चीजों को भी उन्हें प्रदान करनी पड़ेगी। तो ये तो मान लीजिए नीतिगत फैसले हैं। लेकिन मेरा सबसे बड़ा इसमें आश्चर्यजनक सोच ये हो रहा है कि जब 2 साल से इसके विषय में बातचीत चल रही थी और सभी संभावनाओं पे विचार हो रही थी, तो एक चीज हमें लगता है कि छूट गया। जब इस चीज की डिसीजन होने से पहले क्यों नहीं गांव तक, प्रखंड स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक इस बात को पूरी तौर पे लोगों को समझाई गई होती कि भाई देखिए, आप 4 साल के लिए जा रहे हैं और वहां से वापस आएंगे तो आप एक स्किलफुल होंगे, आपको ग्रेजुएशन की नौकरी होगी और आपको फौज का एक ठप्पा लग जाएगा और आप किसी पब्लिक सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, आर्मड पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप इस्तेमाल होने के लायक हो जाएंगे। और आएंगे तो आपको इतने रुपए मिलेंगे कि अगर बैंक में भी रखते हैं तो आपको लोन का प्रावधान रहेगा। जबकि इस उम्र में लोग रोजगार के लिए इधर उधर भटकते। दोनों बातों को मैंने इसलिए बोला कि फौज में अफसरों को शॉर्ट सर्विस कमीशन, इमरजेंसी सर्विस कमीशन और रेगुलर कमीशन लंबे समय से इसका अनुभव है और दुनिया के अंदर यंग लड़ाई करने वाली फौज की आज जरूरत है। और इसी बातों को देखते हुए इस तरह का हमारे यहाँ एक कार्यक्रम बनाए गए थे। लेकिन इस अफरा तफरी में कुछ न कुछ कमी रह गई, जिसका कारण है कि आज इस हिंसा और प्रदर्शन के बीच में हमारे रक्षा मंत्री साहब का, तीनों अंग के चीफ और रक्षा सचिव और खास लोगों का बैठक हो रहा है। इसमें 3 साल की एज भी बढ़ा दी गई और पैरामिलिट्री और असम राइफल्स के लिए 10% इनका गृह मंत्रालय के द्वारा आदेश भी निर्मित कर दिया गया। सब बातें हो रही हैं, लेकिन जल्दी में हो रही हैं और ये देश के लिए अच्छी बात थी।
हाँ, आपने दूसरी बात बहुत सही कही। अगर एनडीए का बिहार में सरकार है तो मुझे भी ऐसा लगता है कि दानापुर में इतना बड़ा उपद्रव और जी दर्जनों ट्रेन को जला देना और बिहार के अंदर पूरी तौर पे आज बंद करने की कोशिश, आरजेडी हो या वामपंथियों का स्टूडेंट का एक संगठन हो या हम पार्टी का हो, लेकिन नीतीश बाबू अगर चाहते तो कल जिस तरह से दानापुर में अपना तफरी मचा हुआ है, इसमें लोगों को चिन्हित किया जाता और उनको उसी तरह से नेस्तनाबूद किया जाता जिस तरह से आतंकवादियों को करना चाहिए। मैं बोलता हूँ इतनी बड़ी राष्ट्रीय संपत्ति, एक इंजन में 20 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, ऐसा क्यों हुआ? आपका कहना बहुत सही है कि कहीं ना कहीं और स्वार्थ और अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते कहीं ना कहीं तुष्टीकरण भी आ रहा है, जो देश के लिए बहुत खतरनाक एक साजिश के जैसा होगा। यहाँ खुल छोड़ना चाहिए, गलतियों को मानना चाहिए और इन लड़कों को सख्त दूर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जयकरण जी, अगर आपको बजट कम करना है, आपको राजस्व की हानि हो रही है, आपको ये पैसे बचाने हैं, तो उसका दूसरा तरीका भी तो हो सकता है। क्या इन युवाओं की बलि चढ़ा देना ठीक है? हालांकि अब सरकार थोड़ा थोड़ा बैकफुट पर आ रही है। पहले अधिकतम आयु सीमा जो थी उसे बढ़ाया गया, उसके बाद अब सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% आरक्षण देने की बात गृह मंत्रालय ने की है। ये फैसले आप ले रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके घूम फिर कर बात वहीं आएगी कि 4 साल की नौकरी। देखिए पल्लवी जी, मेन जो दिक्कत है वो इस बात की है कि संघ की सरकार, भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार के द्वारा आज तक जो भी निर्णय लिए गए वो कहीं से भी अपने निर्णय पर खरे नहीं उतर पाए। आज चाहे वो किसानों के बारे में काला कानून लाया गया, चाहे जीएसटी लाया गया, चाहे नोटबंदी लाया गया या अग्निपथ जैसी योजना ला करके हमारे नौजवानों पर सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया गया। एक बात मैं कहना चाहता हूं पल्लवी जी, जिस प्रकार से हमने देखा कि फिल्मी जगत में एक नाम हुआ करता था अमरीश पुरी जी का। अमरीश पुरी जी वो चाहे जिस भी भेष में आ जाएं, लेकिन दर्शकों को ये लगता था कि अब गड़बड़ होगा, अब गड़बड़ होगा, अब गड़बड़ होगा। ठीक इसी तरह से आज यह मोदी सरकार का निर्णय है कि जिसको किसी भी वर्ग को विश्वास नहीं होता। रही बात अभी हमारे एक चटर्जी जी सांसद कह रही थी कि इसमें वो लोग हैं जो नौकरी में नहीं जाना चाहते या बाहर के लोग भी शामिल हैं। अरे चटर्जी, आप सांसद हैं, आप बहुत बड़े पद पर हैं, आप सदन में बैठने का काम करती हैं। आपको अगर जो ना दिखाई पड़ता हो तो कभी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सड़कों पर 3 बजे देख लीजिए, 7 बजे देख लीजिए, नदियों के किनारे आप देख लीजिए, खेल कूद के मैदानों पर आप देख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हजारों हजार नौजवान अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती होना चाहते हैं। मैं ठीक उसी प्रकार कहना चाहता हूँ, सेना का जिस प्रकार से इन्होंने व्यवसायीकरण किया है, आपसे मैं पूर्ण विश्वास करके करता हूं, हमारे देश का कोई भी हिंदुस्तानी क्यों ना हो, जब हमारा सेना का कोई भी जवान सामने दिखाई पड़ता है तो मन में एक इच्छा जागृत होती है कि उसको खड़े होकर सलूट मारा जाए, बैठ करके अगर जो बैठे हैं तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाए। यह भावनाएं सेना के प्रति हमारे भारतवासियों की है। लेकिन वाह रे मोदी सरकार, आपने हमारे प्रदेश ही नहीं देश के नौजवानों का खून उबालने का काम किया है, उनके विश्वास को तार तार करने का काम किया है। अगर जो ऐसे ही चलता रहा तो आज देश का नौजवान सड़कों पर है, कल आप किसको बचाने का काम करेंगे। इसलिए मोदी सरकार से मेरा कहना है कि आप वो निर्णय लीजिए जिससे देश में भाईचारा जिंदा रह सके। मोदी सरकार को आप ये कह रहे हैं तो इन युवाओं से भी तो अपील कीजिए सर। ये बेमतलब का तांडव जो मचा कर रखा हुआ है, आपको अपनी बात पहुंचानी है, शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचाइए। आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कौन सा अनुशासन सीख रहे हैं आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं और अनुशासन नाम की चीज नहीं है आपके अंदर। आपने कल तस्वीरें देखी हैं सर, बिहार से वो तस्वीरें हैं जब एक स्कूल बस को रोक लिया गया, उसमें छोटे छोटे बच्चे थे। उसके खिलाफ होगा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए कि उसके भारतीय जनता पार्टी को तो सोचना ही चाहिए, लेकिन अगर आप मुख्य विपक्षी दल हैं तो आप इन लोगों से अपील कीजिए, आप इनको बोलिए कि इस तरह की हरकतें ना करें, क्योंकि युवा कांग्रेस भी अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है।
मैं आपके माध्यम से भी अपील करता हूं कि इस देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कहीं से भी ठीक नहीं है। ये समझ लीजिए, मैं अपना घर जला रहा हूं, लेकिन इन नौजवानों का क्या होगा जिनके सब्र की सीमा टूट गई है? अब उनको कौन समझाने वाला है? अब उनको समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, संघी और मोदी ही समझा सकते हैं। राहुल आनंद जी, आपके वादों की पोल खुल रही है सर कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। एक साल आप मुझे ऐसा बता दीजिए 2014 के बाद से, जब आपने 2 करोड़ नौकरियां दे दी हो एक साल में। प्रभु जी, आपने बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। मेरा जवाब लगभग इसी से संबंधित था जो मैंने अभी इसके पहले जो उंगली उठाई थी। सबसे पहले तो बातों को ये समझना होगा कि नौकरी के पक्ष को समझना होगा कि नौकरी 2 करोड़, मैं कहता हूं मैंने ज्यादा नौकरियां दे दी हैं, मैं आपको प्रूव भी कर दूंगा। 2 करोड़ नौकरी का तात्पर्य यहाँ ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि 2 करोड़ मैं सरकारी नौकरियां दूंगा तो उसमें हम पीछे जरूर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहती हैं कि 2 करोड़ से ज्यादा हमने लोगों को स्वरोजगार देकर उनको खड़ा कर दिया और वो जगह जगह नौकरी दे, तो मैं इस नंबर में ज्यादा अंक को प्राप्त करूंगा। फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, सड़क निर्माण पर 2.42 लाख करोड़ रुपए, रेलवे के निर्माण पे 1.37 लाख करोड़ रुपए, ग्रामीण सड़क योजना पर 19,000 करोड़ रुपए, नल जल योजना पर 60,000 करोड़ रुपए, 80 लाख ग्रामीण घरों पर 48,000 करोड़ एक वर्ष में केंद्र सरकार ने खर्च कर रही है। इससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलने में आसान फायदा होगा। एक बात और बता दूं, केंद्र सरकार ने न केवल 2018-19 में 38,827 पद, 2019-20 में 1.48 लाख तथा 2020-21 में 78,264 लोगों को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग में रेलवे बोर्ड भर्ती में भी नियुक्ति किया है। यानी कि 3 वर्षों में 2.65 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। अगर विभिन्न मंत्रालयों की बात कर ले तो विभिन्न मंत्रालय में 3,60,000 नए पद को सृजित किए गए हैं, जिसमें 10 लाख पदों को भरने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और राज्यों से भी ये आग्रह किया है कि आप ये सवाल पूछा जा रहा है राहुल आनंद जी की जो 10 लाख नौकरियां देने का वादा अभी आपने किया 4-5 दिन पहले, उन्हीं 10 लाख में से ये नौकरी भी है जो आप देना चाहते हैं 40,000 नौकरियां, या वो अलग है? नहीं, ये अलग है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि टोटल अब तक 7 साल के अंदर 6,98,000 लोगों को सरकारी सेवा में बहाल किया गया है। ये जो 46,000 प्रति वर्ष जो लोगों को, अग्निवीरों को जो भरने की बात की जा रही है, ये देखिए इसको 2 तरह से समझने की आवश्यकता है। जो भ्रम की राजनीति करते हैं उनसे मैं थोड़ा दूर हटकर बात करता हूं। देखो, मैं भी एक नौजवान हूं, मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बैंगलोर से की थी और मैंने वहां पे मुझे बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे मिले जब मैं जा सकता था, लेकिन मैं वहां ना जाकर मैंने स्वरोजगार को शुरू किया, जबकि मैं लगभग 2011 में ही मैं पास आउट हूं। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि उस समय न केंद्र में मोदी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, मैं उस सरकार की बात कर रहा हूं। फिर भी मैंने स्वरोजगार का सपना देखा और मैं संकल्प लेकर मैंने शुरुआत तो की। शुरुआत करने के दरमियान जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आए। मैं उन युवाओं के लिए बात कर रहा हूं, बहुत सारे चैलेंजेस आए। मेरे उम्र के लोग चाय के दुकान पर बैठते थे, सिगरेट पीते थे या इधर उधर की बातें करते थे। राहुल जी, आपकी आवाज़ नहीं मिल रही है, एक बार फिर से फोन लाइन हम पैच करवा लेते हैं। तो सेना भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी हैं। तीनों सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। सेना में अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती की जानी है। इस योजना का ऐलान किए जाने के बाद ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया। अमित शाह ने ये घोषणा कर दी थी कि असम राइफल्स और सीएपीएफ की भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। गृह मंत्रालय की ओर से अग्निपथ योजना को प्रशिक्षित युवा के लिए आगे भी देश की सेवा और सुरक्षा में योगदान देने का जरिया बताया गया था। गृह मंत्रालय ने अब अग्निवीरों के लिए आरक्षण का भी ऐलान कर दिया है। हालांकि अग्निवीरों को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से ये ऐलान ऐसे समय में किया गया है जब इसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन लगातार जारी हैं। राहुल आनंद जी तक अभी हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, बाकी दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ललन सिंह जी, आपने कर दिया रिजर्वेशन का ऐलान, ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमने अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है, ठीक है, बावजूद इसके क्या ये अग्निपथ स्कीम आपको ठीक लग रही है सेना के लिहाज से अगर देखा जाए? सर देखिए मैडम,
ये नया प्रयोग दुनिया के हमारे देश इसकी व्यवस्था अंजाम की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। अगर इसमें रिव्यू, सुधार और संशोधन की आवश्यकता हुई तो ये होना जायज भी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी मतलब सच के घेरे में है। पहला नंबर, ये जो लड़के आ रहे हैं वो 3.5 साल की जो नौकरी करेंगे और फिर जल्द से जल्द वापस चले जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि इनकी जो काम करने की जो काबिलियत है उसमें पूरी तौर पे फिट होने में इनका समय 4 साल का बीत जाएगा। लेकिन ठीक है, अगर 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इनको ऑन द ग्राउंड अगर इनको उनके अधिकारियों के द्वारा उसी रेजिमेंट के अंदर अगर काम को बेहतर ढंग से कराने की कोशिश की जाएगी तो ये यंग जो बैच है वो 5-6 साल के बाद हमारे देश में एक युवा सामरिक दृष्टि से जरूर उभरेगा, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन नंबर 2, इनके अंदर जितनी भी शक है जो अभी लगातार हमारे भारतवर्ष में विभिन्न तरीके से सामने आ रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं संदेह होता है और होना भी चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने 2-3 चीजों को निर्णय लिया है, जिसमें एज ग्रुप को इनको थोड़ा सा मैनेज किया। दूसरा 10% सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में इंक्लूडिंग असम राइफल्स में इन्होंने प्रावधान बना दिया और इन्होंने ये भी कहा कि इनकी कौशल को बढ़ाई जाएगी और जरूरत के अनुसार ये स्नातक हो जाएंगे और अपने काबिलियत से किसी भी जगह में अपने आप को नियोजित कर सकेंगे। जैसा डीजीपी प्रवक्ता साहब एक पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, उन्होंने भी इस बात को दमदम के साथ बताया। लेकिन मुझे इस बात का सच जरूर रहेगा, क्योंकि 6 महीने की ट्रेनिंग जब भी होती है इमरजेंसी में 62 और 65 में, तो जो अफसर इसमें नियुक्त हुए थे उनको 3 बार मौका देने के बाद उनको सेवा से मुक्त किया गया और उनके बाद वो बीएसएफ, सीआरपीएफ और कई सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में वो गए और डीआईजी और आईजी भी बने, लेकिन उनको सेना से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि सेना एक लड़ाई लड़ने वाली फौज है जिसमें कोई भी दूसरी चीज नहीं सोची जाती और केवल देश और देश के दुश्मनों के लिए वो खड़ा होता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि और भी इसमें थोड़ा परिवर्तन आएगा फ्यूचर में, क्योंकि ये नया प्रयोग है, इसको ज्यादा मतलब चैलेंजेस के तौर पे लेना है। लेकिन ये क्या बात कि आतंकवादी के बारे में सोचो, लेकिन उस पुलिस और आर्मड फोर्सेस जो उनके साथ सामना कर रहे हैं उसके बारे में मत सोचो। ये क्या तमाशा है कि 3 दिन के अंदर इतनी बड़ी उपद्रव, और उपद्रव भी छोटी मोटी नहीं, देश की संपत्ति के साथ, और आज का भी जो बंद है बिहार में, इसका क्या तुक है? मैं ये बोलता हूँ, अगर आप संवाद कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन ये अफरा तफरी क्यों? लगातार विरोध प्रधानमंत्री का हो सकता है, लेकिन देश के प्रति ये विरोध बहुत खतरनाक साबित होगा। इस बात का भी हर पार्टी को ख्याल रखना है। और पता चला है कि जितनी भी कोचिंग सेंटर है बिहार की, उत्तर प्रदेश की, ये सब इसमें इन्वॉल्व है भड़काने में, इसमें कोई शक नहीं। और पुलिस की जांच अपना उनके तरीके से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जितना तगड़ा ढंग से एक्शन होना चाहिए था बिहार के अंदर वो नहीं हुआ, चाहे वो डीजीपी के लोग माने या न माने, क्योंकि गवर्नमेंट चलाना है। क्या डॉक्टर जायसवाल जो अध्यक्ष बिहार कांग्रेस के, उनके घर में जो हुआ उसकी फोटोग्राफी देख के डर और शर्म भी आती है कि क्या देश में ऐसा होना चाहिए? नहीं, इसके ऊपर ख्याल रखना पड़ेगा पूरे राजनीतिक दलों को। बिल्कुल। जयकरण वर्मा जी, क्या विपक्ष वाकई में इन युवाओं को बरगलाने का काम कर रहा है? ऐसा राहुल आनंद जी ने भी संभावना जताई और अभी ललन सिंह जी भी ऐसी ही कोई आशंका जता कर गए। देखिए, बड़े मौके का फायदा उठा रहे हैं क्या विपक्षी दल? मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है जी कि जब मोदी जी का कोई निर्णय होता है, उसके खिलाफ एक आवाज उठती है, उसका विरोध होता है, तब ये मोदी सरकार उनसे बात करने के बजाय उनको आतंकवादी, उपद्रवी, हिंदू, मुसलमान, एक विशेष वर्ग से जोड़ करके अपने आप को किनारे करने का काम करती है। अभी आपने देखा, जब किसानों का मुद्दा चल रहा था, 13 महीने लगातार हमारे किसान, वहां कई किसान शहीद हो गए, तब यही भारतीय जनता पार्टी, यही माननीय मोदी जी किसानों से बात करने के बजाय उनको देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी कहने का काम कर रहे थे।
और उस बिल का, काले कानून का इन्होंने अच्छाइयां गिनाने का काम कर रहे थे। बाद में जब वापस लिए ये कानून, तो फिर वही का वापस लेने की भी अच्छाइयां गिनाने का काम कर रहे राहुल थे। जी। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, क्या ये अग्निवीर की जो योजना है, क्या इसको भी लागू करने पर बाद भी आप अच्छाई बताओगे, और जब आपको वापस लेना पड़ेगा तब भी आप अच्छाई बताओगे? ये दोहरा चरित्र आपका ठीक नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, इस देश में रोजगारों की बहुत कमी आ गई है। आपने कभी रोजगार पर चर्चा नहीं की, आपने कभी किसानों के हित की बात नहीं की, आपने इस देश में कभी संविधान बचाने की चेष्टा नहीं की। आज हर वो वर्ग उग्र हो रहा है जिसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारा हित सुरक्षित नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि नीतीश कुमार चाहते तो ये हो जाता, वो हो जाता। हम ये कह रहे हैं कि जब देश का एक बहुत बड़ा वर्ग सड़कों पर आ जाएगा तो किसी के संभालने की बात नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं माननीय मोदी जी से कि आप कोई भी निर्णय लेने के पहले, जैसे आप किसानों के लिए निर्णय लेते हैं, तो उसको एसी कमरे में नहीं, किसानों के बीच में लीजिए। आप जब नौजवानों के लिए निर्णय लेते हैं तो आप उसको बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर नहीं, नौजवानों के साथ कुछ लोगों को बैठकर करना चाहिए। अगर जो ऐसा आप नहीं करते हैं तो जो भी आज हो रहा है, इसका दोषी मैं भारतीय जनता पार्टी का और माननीय मोदी जी को, संघ को मानता हूं। इसके दोषी नौजवान नहीं हो सकते। राहुल आनंद जी जी बताएं। देखिए पल्लवी जी, मैं सारी बातों को बड़ी ध्यान से सुन रहा था, बीच में हमारा कनेक्शन चला गया था, इसलिए मैं बहुत सारी बातों को रख नहीं पाया। मैं शुरुआत थोड़ा वहां से करना चाहूंगा। देखिए, एक फौज, मेरे घर के बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जो फौज में हैं और अच्छे अच्छे पदों पे हैं। लेकिन अगर इस पे चर्चा की करे जाए, अगर 17 साल से जो बच्चे 12th पास कर जाते हैं उसके बाद से और टिल ग्रेजुएशन तक उनकी दिनचर्या कैसी होती है, थोड़ा इस पे भी एक बार अमल करने की आवश्यकता है। या तो वो चाय के दुकान पे मिलेंगे, या तो वो नशीली पदार्थों का सेवन करते नजर आएंगे, या फिर वो पढ़ाई के प्रति अगर एकाग्रता से अगर तैयारी करेंगे तो वो चाहेंगे कि मैं ग्रेजुएट करके कुछ आईएएस बन जाऊं, पुलिस पदाधिकारी बन जाऊं, या अन्य किसी सेवा संस्था में चला जाऊं। लेकिन डिसिप्लिन की जहां तक अगर हम बात करें तो फौज से ये तो जरूर है कि डिसिप्लिन आता है। और अगर हम अपने बच्चों को अच्छे अनुशासन में रखने की कोशिश करते हैं तो उस पहल को अगर देखें तो ये सकारात्मक पहलू है इसका। दूसरी बात मैं बताऊं, हमने आपको एक ऑप्शन दिया है, मैंने शुरुआती चर्चा भी में कहा था, हमने आपको बाध्य नहीं किया है कि आपको वहीं जाना है। और भी सारी संस्थाएं हैं जो सेवा प्रदान करती है, नौकरियां प्रदान करती है, उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हम हर एक स्टूडेंट को अगर हम आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश अगर करते हैं तो हम एक बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले जो रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं उन्होंने एक बात कही थी, उनके वाणी में जो जोश और जो दर्द झलक रहा था, अगर उसके ऊपर अगर मैं चर्चा करूं तो मैं यही आपसे बोलूंगा कि उनका कहना भी 100% सत्य है। ये सरकार अगर जब वेलफेयर का काम करती है, जब डिसीजन लेती है, तो डिसीजन लेने के बाद उसका इंप्लीमेंटेशन होता है। अगर आप विपक्ष में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर जला दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन बंद रहे उस दिन अगर अपनी गाड़ियों से जाए तो उनके ऊपर हमला हो जाए, ये बड़ा ही दर्दनाक है। और अन्य राजनीतिक पार्टियों के घर पे कुछ भी ना हो, जब हम विपक्ष में कहीं बैठे होते हैं तो ये अनुशासन ही सिखाता है। और जो अनुशासनहीनता की जो बात हो रही है, अभी देश के अंदर एक ट्रेंड आ गया है कि किसी भी प्रकार से मोदी सरकार को झुकाना है, दबाना है। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के बड़े भाई जो बातों को कह रहे थे कि किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, हालांकि मैं उस विषय पे जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से प्राप्त सूचना या फिर प्रिंट मीडिया के आधार पर मैं इस बातों को कह रहा हूं, क्या आतंकी भिंडेवाली का पोस्टर खालिस्तान के समर्थन में किसान आंदोलन में वायरल नहीं हुआ था? पहला प्रश्न। दूसरी बात, जिस प्रकार से अराजक तत्व उसके अंदर सम्मिलित हो गए थे और बलात्कार की घटना, हत्या की घटना और कट्टरपंथी विचारधारा के जो लोग उसके अंदर थे, क्या वो उसकी पवित्रता खंडित नहीं हो रही थी? जो भी हो रही थी, हमने वापस लिया तो कुछ सोचकर ही सरकार ने वापस लिया। अभी किसानों की स्थिति पे भी चर्चा कर लेता हूं। अभी कुछ दिन पहले का है, मेरे पास वो कटिंग भी मैं रखता हूं पेपर का, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले किसान बाहर खुला बाजार की तलाश कर रहे थे, सरकारी जगह पे वो बेचने के लिए उत्सुकता नहीं दिखा रहे थे क्योंकि उनको रेट का प्रॉब्लम हो रहा था।
और जब मैं बात करता हूं 1978 की, सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन तो फार्मर्स को लेकर तो एमपी में ही शुरू किया गया था। मैं आपको तीसरी बात बता दूं, आज के समय में मोदी सरकार को कैसे झुकाना है, इसके लिए टूल किट तैयार होती है। जो बच्चों को आप, मैं विपक्ष की बातें करता हूं, जो बच्चों को आप एक बार में कह सकते थे कि अगर आपके पास परेशानी है आप हमारे पास आइए, हम देखते हैं कि क्या हो सकता है, लेकिन उसको तूल देने की कोशिश की जा रही है। मैं पल्लवी जी उन राजनीतिक पार्टियों पे भी अपना निशाना बना ये रहा हूं कौन जो कहता राजनीतिक पार्टियां, ये कौन कहता कि अगर आपको कोई परेशानी है तो हमसे बात करने के लिए आइए? ये तो आप ही कहते हैं ना सर, केंद्र सरकार बुलाती बातचीत के लिए। नहीं पल्लवी जी, एक मिनट दे देखिए, दीजिए राहुल भाई बात। बस एक मिनट, मैं छोड़ रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले रेलवे की परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, उस चीज को सुधारा गया, नाम का कंफ्यूजन था, उस चीज को सुधारा गया और सारे बच्चे समझ गए। और अभी भी बात जो 21 से 23 वर्ष की गई है, ये भी बात कर कर इसका समाधान निकाला गया है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर आज आप पेपर देखिए तो उसमें जिस प्रकार के दर्दनाक कृत्य दिखाए जा रहे हैं, उन बच्चों की बात कीजिए जो बच्चे, मैं विद्यार्थी की बात करता हूं, दरभंगा के अंदर घटना जो घटी उसमें एक बच्चे स्कूली बच्चे रो रहे थे, उनके दर्द को कौन देखेगा? क्या ये मेरा दायित्व नहीं बनता है? ये हमारा कर्तव्य ठीक नहीं है बनता है? राहुल जी, मैं तुरंत कि लौटूंगी इस सर प्रकार आपके पास। थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। सीधी तस्वीरें इस समय गुजरात से दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। यही विशेषता होती है। गुप्त नवरात्रि है, लेकिन शक्ति सुप्त नहीं होती है, शक्ति कभी लुप्त नहीं होती है। जब श्रद्धा, साधना और तपस्या फलीभूत होते हैं तो शक्ति अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रकट हो जाती है। पावागढ़ में महाकाली के आशीर्वाद से हम गुजरात और भारत की उसी शक्ति का प्राकट्य देख रहे हैं। आज सदियों बाद महाकाली का ये मंदिर अपने विशाल स्वरूप में हमारे सामने ऊंचा कर देता है। आज सदियों बाद पावागढ़ मंदिर में एक बार फिर शिखर पर ध्वज फहरा रहा है। ये शिखर ध्वज केवल हमारी आस्था और आध्यात्म का ही प्रतीक नहीं है। ये शिखर ध्वज इस बात का भी प्रतीक है कि सदियां बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। भाई और बहनों, अयोध्या में आकर आपने देखा होगा भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम हो या फिर मेरे केदार बाबा का धाम हो, आज भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक। चलिए अपने मुद्दे का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। राहुल जी, आप अपनी बात खत्म कीजिए, उसके बाद मैं जयकरण जी का रुख करूंगी। राहुल जी, आवाज मिल रही है आपको? राहुल आनंद जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। जयकरण जी, आप ही का रुख करेंगे, आप अपनी बात रखिए सर। पल्लवी जी, हमें बड़ी उत्सुकता थी कि अभी माननीय मोदी जी नौजवानों के बारे में कुछ बोल रहे होंगे जी, लेकिन शायद नौजवानों के बारे में उन्होंने कुछ कहना उचित नहीं समझा। मैं तो कहना चाहता हूं कि आज इतना बड़ा उपद्रव हो रहा है या जो भी कुछ हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही, इस पर माननीय मोदी जी को दिल्ली में बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर देना चाहिए। सारे मीडिया के सवालों को जवाब ही देना चाहिए, जिससे हमारे देश का नौजवान भी वो मोटी मोटी बात समझ सके जो उसके हित में है। लेकिन हमारे माननीय मोदी जी
शायद उसके कभी लिए भी तीनों ऐसा नहीं सेनाओं हुआ। के प्रमुख हैं ना सर, तीनों सेनाओं के प्रमुख प्रेस वार्ता कर रहे हैं, तीनों राजनाथ सेनाओं सिंह के बोल रहे हैं, पल्लवी जी, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। जब निर्णय देश की सरकार माननीय मोदी जी ले रहे हैं, तब तो सफाई उनके अगर हमारे बेहाफ सेना पर के बात करने के लिए अधिकारी खुद देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उनके बेहाफ पर बात करने के लिए अभी जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए हुए थे राजनाथ सिंह, उन्होंने वहां पर भी अग्निपथ पर बात की सर। चलिए, आपको अगर जो लगता है ये देश का नौजवान हमारे सेना के अधिकारियों की बात से संतुष्ट हो जाएगा, जी हमारे राजनाथ सिंह की बात से संतुष्ट हो जाएगा, तब तो भाई स्वागत है ऐसे कि मोदी जी को प्रेस ना करनी पड़े, लोगों के जवाब ना देना पड़े। बधाई हो ऐसे माननीय मोदी जी को कि जनता के सवालों से दूर रहें। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी, इस तरह से लिया गया निर्णय, जो निर्णय आपके द्वारा लिया जा रहा है, उस निर्णय को आपको अगर जो आवाज उठती है तो आप भी उस पर जवाब देने का काम करें, जिससे हमारे देश का नौजवान तोड़ फोड़ के क्रम को हटा करके आपकी बात से सहमत हो और एक अलग लाइन बना करके शांति व्यवस्था कायम करने का काम करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह को तो तब लाया जाता है, पूरे कार्यक्रम से उनको किनारे कर दिया जाता है, लेकिन जब कोई बात होती है तो सेना के अधिकारी आएंगे, राजनाथ सिंह जी आएंगे। मैं आ रहे हैं, उनका स्वागत है, वो जो कहेंगे हम लोग भी सुनेंगे, हमारे देश प्रदेश का नौजवान भी सुनेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मोदी जी का एक बहुत बड़ा चेहरा है, उनको दिल्ली में बैठकर एक प्रेस करना चाहिए और पत्रकारों के और जनता के सवाल को जवाब देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ऐसा होगा तो हमारे देश का नौजवान एक बात में ही संतुष्ट हो जाएगा, मेरा ऐसा विश्वास है। ललन सिंह जी, आपको भी ऐसे ही लगता है कि खुद प्रधानमंत्री को अब आगे आना चाहिए और इस स्कीम के बारे में युवाओं को समझाना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपील करेंगे तो उनकी अपील का प्रभाव जरूर रहेगा? नहीं मैडम, मैं इसके बारे में एकदम मतलब किसी तरह का टिप्पणी नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री के नीचे डिफेंस मंत्री सर बैठे हुए हैं और आज एक अहम मीटिंग हो रही है, तीनों उनके सेना अध्यक्ष और रक्षा सचिव इसमें चर्चा करेंगे। और इससे पहले 10% CFP और असम राइफल में रिजर्वेशन उम्र को मैनेज किया गया है। सवाल इस बात का है कि हर जगह राजनीति क्यों करना? अरे जब वो बोलेंगे, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी आग लगी हुई है जिसके लिए पूरा देश, हर विपक्षी दल ये साफ कह रहा है कि इस नीतिगत फैसले को पहले स्टॉप कर दो। क्या ऐसा ही होता है? हर नीति को, चाहे कृषि हो, CA हो, NRC हो, सबको आप रोक दो, जनसंख्या नियंत्रण को आने मत दो और फिर बोलो कि बेरोजगारी बहुत है। अरे हर चीजों पे अपनी जबरदस्ती दबाव मत बनाइए। पहले ये कल हिंसा हुआ, आज बिहार पुलिस को समझ में आ गया कि कैसे कोचिंग संस्थानों के डायरेक्टर और उपद्रवी और आरोपियों को चिन्हित करके पकड़ना है। सवाल इस बात का है कि सबको समझना पड़ेगा। 2 दिन के अंदर इस भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। मैं आपको दावे के साथ आपके चैनल में बोलता हूँ, आप देख लीजिएगा रजिस्ट्रेशन में कितनी भीड़ होगी, और जब लाइन लगेगी तो जगह नहीं होगा उनको व्यवस्थित करने का। और इस बात को भी मैं यकीनन बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश में बेरोजगारी है और बिहार में ज्यादा है, और यही कारण है कि हमारे जो लड़के हैं वो थोड़ा अराजकता की तरफ चले गए। लेकिन दुखद बात यह है कि इसको अराजकता की तरफ कौन ले जा रहा है, उस कारण को भी ढूंढना है। जी जी, ललन सिंह जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी, मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि अभी समय है कि सभी दलों को इन बच्चों को समझाना पड़ेगा। आप एक चीज मान लीजिए कि 21-22 साल की उम्र में गांव में लड़के, उनको 10 रुपए भी कमाने की स्थिति आज के दिन कोरोना के बाद नहीं है, और अचानक ये लड़के जाएंगे खाना पीना सुविधाओं के साथ, और इनको एक सैलरी मिलेगी, और जब घर आएंगे तो इनके पैसे को जमा करने से इनको बैंक का लोन भी मिलेगा। ये नया प्रयोग है। गलतियां हो सकती हैं, कमियां हो सकती हैं, लेकिन देश हमारा है और युवाओं को लेकर ही चलना है, और इन्हीं के ऊपर हमारी सामरिक शक्ति भी बननी है। तो हम इतना जल्दी अव्यवस्थित क्यों हो रहे हैं, शक के घेरे में क्यों जा रहे हैं? हमें भी थोड़ा संयम बरतना चाहिए। फौजी हूँ, मैं ये कहता हूँ कि तब तक मेहनत करो जब तक तुम्हारी जिंदगी का एक एक हिस्सा बचा हुआ है। ऐसा नहीं कि हम एक गोली लगा और पीछे क्यों मुड़ जाए, तब तक रहेंगे जब तक हमारे जान में जान है। इस प्रयोग को होने दीजिए। ये भावना जगा पाएंगे आप?
ये भावना जगा पाएंगे इन युवाओं में जो मन में ही ये लेकर बैठे होंगे कि हमें तो बस 3.5 साल की नौकरी करनी है। जब आपके मन में ही यही चल रहा है कि हम नौकरी 3-3.5 साल करेंगे, तो ये भावना कैसे जागेगी इनके अंदर कि हम सीने पर गोलियां खाने को तैयार हैं? मैडम, एक आप लोग हैं जागरूकता के लिए, हमारे पक्ष और विपक्ष है, ये नेता किस लिए हैं? इसी के लिए है। केवल ट्वीट करने से नहीं होता मैडम, केवल ट्वीट हो रहा है। देशभक्ति की भावना खुद आती है सर, देशभक्ति की भावना खुद आती है सर, वो किसी के मन में जबरदस्ती जगाई नहीं जा सकती। अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ आज ये तस्वीरें देखने को नहीं मिलती हमें। बहुत सही, बहुत सही, आपने बहुत सही कहा। पल्लवी जी, एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि ओबीसी साहब को इतना नॉलेज कहाँ से आ गया रक्षा का? हर नेता को इतने ज्ञान कहाँ से आ गए? अगर मैं बोलूं कि मैं नेताओं के से ज्यादा जानता हूँ प्रजातंत्र को, ये मेरी बेवकूफी है। हर चीज में नेताओं का घुसपैठ ये देश के लिए बहुत बड़ा एक अनावश्यक समस्या पैदा हो रहा है। कृपया करके ये बैठे और राजनाथ सिंह जी का जो आज अहम बैठक हो रहा है उसको भी वॉच करें, अगर कमी है तो चर्चा करें। बताएं जयकरण जी। देखिए, फिर आ रही हूँ मैं राहुल जी, आप ही का रुख करूंगी। कुछ बातें सोचकर जी बहुत ही दुख होता है पल्लवी। अभी एक बात निकल कर आई कि जब रजिस्ट्रेशन होगा तो बहुत बड़ी कतार लगेगी, बहुत बड़ी लंबी लाइन लगेगी, लोग परेशान होंगे और उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने का काम है। ये सरकार ये जानती है कि हमारे देश में बहुत बड़ा बेरोजगारी है, लोग भूखे हैं, लोगों के हाथ में जेब खर्चे के लिए पैसा नहीं है। शायद क्या इसीलिए आपने निर्णय लेने का काम किया है कि अंत में जैसे का तैसा भूखा पेट लेकर ही क्या आप ये भी एक दिन कहने को मजबूर हो जाएंगे और हमें मानना पड़ेगा कि इस देश में हम जिंदा हैं, तो वक्त की रोटी हमें मिल रही है, यही हमारे देश का विकास है, यही हमें मान लेना चाहिए। और बार बार जो कहा जाता है कि सेना में इसका विरोध क्यों हो रहा है और सेना के प्रति समर्पण भावना और उनके सामने एक सम्मान होना चाहिए। मैं बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूं पल्लवी जी, आज मोदी सरकार एक आदेश जारी करते कि इस देश का हर नौजवान 1 साल 2 साल 4 साल फ्री में सेना में काम करने का काम करेगा, देश की सेवा करने का काम करेगा। अगर जो कोई पीछे हट जाए तो बताइएगा। लेकिन दुख इस बात का है जब इस सेना जितना सम्मान होता है कि सेना के बारे में कोई एक शब्द बोलना उचित नहीं समझता है, कोर्ट कचहरी के बारे में एक शब्द बोलना उचित नहीं समझता है, लेकिन जब दोनों में राजनीतिकरण होता है तो उसी दिन सबका हौसले टूट जाते हैं, विश्वास टूट जाता है। आज जिस सेना को लोग सलाम करते थे, सलूट करते थे, प्रणाम करते थे, आज उसी को भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में ला करके खड़ा कर दिया है, व्यवसायीकरण करने का काम कर दिया है। आज ये लोग कहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो 25% लोग परमानेंट होंगे, जो 25% लोग परमानेंट होंगे, उनका क्या आधार होगा? जो 75% बाहर निकाले जाएंगे उनका क्या आधार होगा? निकलने के बाद जो 75% होंगे वो निकाले गए से नहीं कहा जाएंगे कि और कोई नाम आपके तरफ से दिया जाएगा, और 25% को किस आधार पर आप सिलेक्शन करने का काम करेंगे? क्या आपको कोर्ट कचहरी की तरह सेना में भी संघ के लोगों की भरने की एक योजना है? अगर जो ऐसा है तो धिक्कार है आपकी सोच पर और मोदी जी की विचारधारा पर, उनकी इस योजना पर। राहुल जी। हेलो जी, आवाज आ रही है राहुल जी आपकी। बहुत चर्चित पंक्ति है, मैं वो जरा पढ़ दूं, फिर मैं आगे अपनी बातों को रखूंगा। मैत्रिक की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विंध्य बचाने को, भगवान हस्तिनापुर में पांडव का संदेशा लाए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अभी थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस के बड़े भाई जो बातों को रख रहे थे, सेना के ऊपर बहुत सारी सवाल उठा रहे थे कि राजनीतिकरण का काम किया गया, तो मैं जरा सेना पर सवाल उठाने जयकरण वर्मा की राहुल भाई हैसियत नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का राहुल जी, मैं बड़े निवेदन के साथ कहता हूँ कि सम्माननीय कोर्ट और सेना पर आवाज उठाने का जयकरण वर्मा का कोई भी हैसियत नहीं है। मैं सलूट करता हूं अपने सम्माननीय कोर्ट का और अपने देश के सेना के जवानों। अब थोड़ी बात कर लेते हैं, आप ही की बातों को मैं आ रहा हूँ, ये तो चर्चा कर रहा हूँ। आपने कहा कि देश सेवा में अगर जाना है तो केवल रोटी कपड़ा मकान दे देने से उनको क्या करेंगे? आप
थोड़ी देर के लिए उस प्रश्न पे आइए। सेना के अंदर जो भी लोग भर्ती करते हैं वो एक सेवा भाव के साथ समर्पित होते हैं, उनकी जान भी जाती है, लेकिन क्या हम उसका भरपाई कर सकते हैं? कभी नहीं। हम उनको सहयोग कर सकते हैं, हम उनको सहयोग करके उनको सशक्त बनाने का काम कर सकते हैं। शब्द वही, समझने का तरीका अलग है। दूसरी बात मैं बताऊं, अगर कभी भी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन होता है कभी भी, तो जो ट्रेडिशनल बातें चली आती हैं, आपको खास करके मैं कांग्रेस की बात करता हूं, कांग्रेस को बाहरी डीएनए पे ज्यादा भरोसा है। मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि बाहर की जितनी खबरें आती हैं, मतलब विदेशों की मैं बात कर रहा हूँ, विदेशों से जो भी खबर आती है उसी को साक्ष्य मानकर देश के अंदर उसको ट्वीट किया जाता है और उसको बहुत धड़ल्ले से प्रचार किया जाता है। लेकिन देश के अंदर की बातों को समझने की कोशिश नहीं की जाती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, या एक छोटा सा देश जो छोटा देश जहां हर व्यक्ति को सेना में जाने की जरूरत है, वो अपने सशक्त के वजह से आज सब पे भारी है। यही नहीं, मैं आपको और बता दूं, हमारे यहाँ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है जैसा कहते हैं, और जो हमारे पास है भी, उस सेना को अगर 50 साल बाद अगर जवान की आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे पास बूढ़े लोग ज्यादा रहेंगे। अगर आज मैं एक पारिवारिक संबंध से घिरा हूं, तो कल मैं अगर बूढ़ा होता हूं तो मुझे ये उम्मीद होगी कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझे बुढ़ापा में सहारा दे। ठीक उसी प्रकार से सेना को इस प्रकार से समझना है। अगर 50 साल बाद हमारी जब सेना बूढ़ी हो जाएगी तो हमारे पास नए लोग रहेंगे क्या लड़ने के लिए। इसलिए नयों को आने दो, पुराने को जाने दो, यही सिलसिला है। और गीता में भी कहा गया है कि तुमने क्या लेकर आया था जो तुमने खो दिया, तुम्हें जो कुछ मिला है यही मिला है और यही से तुम्हारा उत्थान हुआ है। इसलिए जब हम आते हैं तो उसी तरह हम लौट जाते हैं। अगर अपने कार्यों को करना है, अपने कामों को करना है, तो उसके लिए आपको क्रम क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा और सेना को सशक्त करने के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इसको एक बार देखने और जानने की आवश्यकता है। एक बात मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगा, मैं उन तमाम युवाओं से ये बात कहना चाहूंगा कि किसी भी सरकार की इतनी शक्ति नहीं है कि देश की आबादी के हिसाब से नौकरियां दे सके। इसलिए अब वक्त आ गया है कि आपको अपने लिए भी सोचना होगा, जो सीटें हैं उसके लिए तैयारी कीजिए और खुद को अगर आत्मनिर्भर बना लेंगे और जब आपकी मानसिकता बदल जाएगी तो आपको कभी भी नौकरी के पीछे नहीं जाना होगा। और मैं आपके दावे के साथ कहता हूँ, अगर ये अपील सारे युवाओं ने मान ली, सर, तो सेना में कौन जाएगा? युवा तो जाएंगे नहीं, फिर वो स्वरोजगार की तरफ बढ़ेंगे, उनका तो मोह भंग हो जाएगा सेना और देश की सेवा से। मैं बस यही बात कहना चाह रहा था। मैंने चर्चा की शुरुआत में भी कहा था कि जिसके अंदर फौजी बनने की तमन्ना होगी वो अंगारों पे भी चल जाएगा, वो सियाचिन के उस बर्फबारी भी में नहीं थकेगा जब उसके अंदर भारत माता की प्रेरणा से हम वो प्रेस उसको करके रखेंगे। तो मैं पल्लवी जी एक बात और कहना चाहूंगा, जनरल बिपिन रावत ने जो बात कही थी उसको मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैंने पहले भी दोहराया था कि सेना समर्पण और सेवा का भाव है। इसको राजनीतिकरण से देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कभी भी किसी भी फोरम पे जब कोई बैठता है, जब बातें होती है, तो उस समय चर्चा में वहां की रक्षा मंत्री को ही रिप्रेजेंटेटिव बन के आना पड़ता है। प्रधानमंत्री वो अंग है, वो अपने मंत्रियों को चुनते हैं अपनी रिप्रेजेंट कराने के लिए। तो जब भी कोई फैसले लिए जाते हैं, कोई भी निर्णय जब पारित किया जाता है, तो वो प्रधानमंत्री के मन से, विचार से और चर्चा करने के बाद ही की जाती है। इसलिए सत्ता भी सेवा का ही साधन है, लेकिन उस सत्ता में शामिल जो लोग हैं उन्हें 5 साल का मौका मिल रहा है और दूसरा मौका भी है कि आपको टिकट मिल जाएगी तो आप दोबारा चुनाव लड़ लीजिएगा और उसके बाद फिर आप सेवा कीजिएगा। लेकिन देश की सेवा के लिए कोई फौजी बनना चाह रहा है तो वो 3.5 साल में निपट जाए। पल्लवी जी वो ट्रेंड खत्म हो गया, अब वो ट्रेंड खत्म हो गया। अगर आप 5 साल टिकट लेकर लड़कर अगर किसी सत्ता में पदार्पित हो जाते हैं तो 5 साल बाद आपको टिकट मिलेगी नहीं, इस बात की गारंटी नहीं रही, क्योंकि वो आपके कर्मों के आधार। यही गारंटी इन युवाओं के लिए भी है सर कि उन्हें इन 3.5 साल के बाद कहीं नौकरी मिल जाए या ना मिले, कोई गारंटी नहीं ले रहा है इस बात की। आप आरक्षण दे रहे हैं ठीक है, लेकिन गारंटी कोई नहीं दे रहा है, ये आप भी जानते हैं राहुल आनंद जी। चलिए ललन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ मैडम, ये फौजी है, इनको फौजी रहने दीजिए,
पास से आगे बढ़ाएंगे तो ग्रेजुएटी और एक सर्विसमैन का पूरी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। आर्यन इनको जयकरण जी। फौजी बनाना है। हाँ, बहुत दुख की बात यह है कि कृपया करके फौज के साथ कोई समझौता गलत ना हो और फौज को भड़काने वाली बात ना हो। इनको पक्का फौजी रहने देना है। और आपके माध्यम से आज जनहित अग्निपथ का सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया। अब हर चीज सुप्रीम कोर्ट में जा रहा जी। है। तो अब समझिए कि फौजियों का भी ध्रुवीकरण समझिए या मैन शुड बी फ्लेक्सिबल वाली हालात पैदा हो रही है। कम से कम फौज के बारे में फौजियों को सोचने और निर्णय लेने का उनको काबिलियत रहने दीजिए। नहीं तो चारों तरफ से उसके ऊपर दबाव बनेगा तो फौजी नहीं रह जाएंगे। फिर वो होमगार्ड जैसी स्थिति मत बनाइए। ये मेरा लास्ट रिक्वेस्ट है सभी राजनीतिक दलों और देशवासियों से। जयकरण जी। पल्लवी जी, मेरा बार बार निवेदन है आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय मोदी जी को बहुत ही जल्द अविलंब एक प्रेस करना चाहिए, नौजवानों को सीख देनी चाहिए। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि अगर जो हमारे प्रदेश और देश के बेरोजगारों को आतंकवादी, उपद्रवी, आगजनी करने वाले लोगों को ऐसा नाम दे करके यह सोचा जाए कि उनको शांत करा लिया जाए तो शायद ये बेईमानी होगी। मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से कृषि मंत्री जी को किसानों की बात करने के लिए भेजा गया था, ठीक उसी प्रकार से राजनाथ सिंह भी ना निकले। उनके पास ताकत हो, जो कहे वो मोदी सरकार माने, जिससे हमारे नौजवानों का भी फायदा हो और देश का भी फायदा हो। नाम का कृषि मंत्री और नाम के सिर्फ राजनाथ सिंह एक प्रतिनिधि के रूप में आओ और उनकी सुनी न जाए, उनकी बात पर अमल न किया जाए, ये हमारे देश के साथ बेईमानी होगी। जो भी बात करने आता है, मैं मानता हूं कि माननीय मोदी जी कभी भी इस देश में पत्रकारों से नहीं बात करना चाहते, जनता से सीधे रूबरू नहीं होना चाहते। उनके सवालों के जवाब देने में शायद उनके अंदर हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, या वो देना नहीं चाहते, ये तो भगवान भरोसे है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि राजनाथ सिंह या हमारे जो भी सेना के अधिकारी आए, उनको पूरी ताकत हो। ऐसा ना हो कि किसानों की तरह, जीएसटी की तरह या नोटबंदी की तरह सारे निर्णय अपना लें और हमारे जैसे लोग जाएं। आज एक बात में राहुल जी अभी हमारे कह रहे थे, हमारे सर का कहना था, फौजी सर का। सर मैं एक बात कह दूं, आज कुर्ता पहनकर भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे किसी विपक्ष का नेता हो, उन नौजवानों के साथ अगर जो चला जाए और समझाने की कोशिश करने लगे तो सबसे पहला उनका जो सवाल होता है उसका भी जवाब देने की हिम्मत हमारे अंदर या किसी भाजपा के अंदर नहीं है। उनके जवाबों, उनके सवालों का जवाब ना तो सत्ता के पास है ना विपक्ष के पास है। अगर जो कोई दे सकता है इस जवाब को तो माननीय मोदी जी दे सकते हैं, संघ दे सकता है, भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इसलिए निवेदन है कि इसमें विपक्षियों को ना घसीटा जाए और किसी नेताओं को ना कुर्ता फड़वाया जाए। माननीय मोदी जी स्वयं मैदान में आना चाहिए। या तो आप पल्लवी जी, विपक्षी इस दंगे की आग को और ना भड़काएं, ये तो कर सकते हैं ना। जो बिहार में हो रहा है उसके पीछे किसका हाथ है? जी मैं ये कह रही हूँ सर कि विपक्षी इस दंगे की आग को और ना भड़काएं, इसमें तो मदद कर सकते हैं ना। बिहार में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कौन सा राजनीतिक दल निकलकर सामने आ रहा है, कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। आपका है चैनल, आपका है एंकर, आप हैं। मेरी क्या हैसियत है कि मैं जबरदस्ती आपके चैनल पर बैठ जाऊं अगर जो आपने नहीं बुलाया तो ठीक उसी प्रकार से जब निर्णय मोदी सरकार का है, संघ का है, भाजपा का है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये कांग्रेस लेगी या बसपा लेगी या सपा लेगी या जेडीयू लेगी, आरजेडी लेगी या कोई अन्य क्षेत्रीय दल लेंगे? इसका जिम्मेदारी भी मैं तो साफ साफ कहना चाहता हूं। अगर मुझे एक शब्द में कहना हो तो मैं इसका इतना कहना चाहता हूं, देश में जो भी हो रहा है इसका शुद्ध रूप से कोई जिम्मेदार है तो संघ है, भाजपा है और मोदी जी है, मोदी की सरकार है। इसमें किसी का कोई रोल नहीं। इसलिए अगर जो आगजनी हो रही है, आग लगाने का काम भी मोदी जी कर रहे हैं, बुझाने का काम भी मोदी जी के आदेशों पर ही होगा।
चलिए ठीक है, आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया। और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि देश जो जल रहा है इस सुलगती आग को जल्द से जल्द केंद्र सरकार बुझा ले। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।